हम ओ लेवल फिजिक्स में आज जो टॉपिक पढ़ना चाहेंगे वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, बहुत डिटेल्ड हम जो है वो डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे और फीडबैक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जो कंसर्न्ड स्टूडेंट्स हैं वो लिंक की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर पे भी हम कम्युनिकेशन में रह सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं और कुछ ओ लेवल्स में जो हम सीनियर लेवल पे पढ़ते हैं रिलेटेड टू पास्ट पेपर्स, वो भी कुछ चीज़ें होंगी जो हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे। हाउएवर रिफ्लेक्शन बेसिकली बेटा बहुत आसान रहता है बहुत सारे बच्चों के लिए, कुछ बस नई चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल रखा जा सकता है। रिफ्रैक्शन एक थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है या कुछ लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है। अच्छा, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम ये परसेप्शन जहन में रखे हुए हैं कि हमारा जो स्टूडेंट या जो व्यूअर इस वक्त देख रहा है उसे ये बात पता है कि वेव्स कितनी टाइप्स की हो सकती हैं। वेव्स में हमने मैकेनिकल वेव्स भी पढ़ रखी है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ रखी है और हम साउंड के बारे में बहुत ज़्यादा साउंड नॉलेज रखते हैं। तो आज हम शुरू करना चाहते हैं लाइट इस बेसिस के ऊपर कि बाकी सारी चीज़ें हमारी कवर्ड हैं। तो लेट्स ट्राई। लाइट में अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो सब बच्चों को ज़्यादातर बात क्लियर होती है वो ये होती है कि रिफ्लेक्शन बेसिकली एक पॉलिश्ड सरफेस से होगी जिसे हम मिरर कहेंगे। पॉलिश्ड सरफेस या मिरर। देखें, ग्लास रिफ्रैक्शन के लिए ज़्यादा यूज हो रहा होगा और रिफ्लेक्शन ग्लास के केस में नहीं हो रही होगी। लेकिन व्हेन आई से पॉलिश्ड सरफेस और मिरर, तो मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो ग्लास सरफेस है उसकी एक साइड पॉलिश्ड है, दैट मीन्स वो ओपेक है, ठीक है, वो लाइट को पास थ्रू नहीं होने देगी, तभी तो रिफ्लेक्शन होगी, वरना कैसे रिफ्लेक्शन होगी। तो ये बात जहन में है। फिलहाल हम ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉलिश्ड सरफेस या मिरर की। तो लेट्स से हमने कहा कि इसके ऊपर लाइट रे स्ट्राइक करती है, तो दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? फर्स्ट एवर लाइट रे दैट स्ट्राइक्स एनी सरफेस। इंसिडेंट रे एक रे कंसिडर कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से कि कोई एक रे हमारी पॉलिश्ड सरफेस को हिट करती है। सिंस अब ये आगे पॉलिश्ड है, लाइट आगे नहीं जा सकती, तो व्हाट हैपेंस? इट रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम द सेम सरफेस। दिस फॉर्म्स द रिफ्लेक्टेड रे। देन वी हैव अ नॉर्मल। हमारे पास एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल वो लाइट रे होगी जो इमेजिनरी होगी। और दो बातें ध्यान में रखेंगे, इमेजिनरी होगी, एक्चुअली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, एक्चुअली इसका एग्जिस्टेंस था इंसिडेंट टू रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल का कोई हमारे पास एग्जिस्टेंस नहीं है। सेकेंडली, नॉर्मल इज ऑलवेज एट 90 डिग्रीज टू दी सरफेस। ये लाइट रे इस सरफेस के साथ 90 डिग्रीज पे है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगी। देन वी हैव आवर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज क्या क्या होते थे हमारे पास? सो फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे बोथ आर इक्वल एंगल्स। सेकेंड लॉ हमारे पास है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, इसे समझने के लिए हम ये बड़े सिंपल तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। मैंने इंसिडेंट रे यहां बनाई है, ठीक है, फिर मैंने रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं बनाई है और मैंने आपको नॉर्मल यहीं से समझाया है। मैंने ये नहीं किया, इंसिडेंट रे यहां नहीं आई, रिफ्लेक्टेड यहां से नहीं जा रही है, नॉर्मल यहां कहीं नहीं बना। तो सेकंड पॉइंट डील कर रहा है लॉ का कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड सब एक ही प्लेन पे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करेंगे। ये वाली चीज सही है, ये वाली चीज गलत है। जहां पे इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड सब एक ही जगह पे होंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अच्छा, अब इन रूल्स के तहत आज जो हम दूसरी बात पढ़ना चाहेंगे, ये कॉमन नॉलेज है, सबको पता होती है। जो दूसरी बात हम पढ़ना चाहेंगे बेटा वो होगा मिरर इमेज फॉर्मेशन थ्रू मिरर। अब ये कैसे बनाया जाएगा? तो आप लोगों के पास जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आपके पास क्या क्या टूल्स हाथ में होने चाहिए? बेसिकली एक रूलर होना चाहिए आपके पास और आपके पास एक शार्पन पेंसिल होनी चाहिए और इसके अलावा कोई खास चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप जब इमेज बना रहे होंगे तो आपका इमेज
इस इमेज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। उसका रीज़न ये है कि हम यहाँ पे जो इमेज बना रहे हैं वो विदाउट एनी मेजरमेंट बना रहे हैं, लेकिन आप उसे थ्रू रूलर मार्क करके कैलकुलेशंस के थ्रू बनाएंगे तो इट वुड बी परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स से हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, ये वाली साइड इसकी पॉलिश है और हमारे सामने इस मिरर के सामने इस साइड पे एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं एक टेंटेटिव ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, लेटर एफ। यहाँ पे हम एक ह्यूमन बीइंग भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम एक लाइट सोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन रूल से सेम, ठीक है। अच्छा, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड लेट्स से दिस इज द ऑब्जर्वर्स आई। ये ऑब्जर्वर है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर। अब होगा क्या, देखें, वेन एवर वी आर स्टडीइंग रिफ्लेक्शन, हम सबसे पहले जो काम करेंगे, और ज़्यादातर बच्चे समझते हैं कि लाइट रे इंसिडेंट होगी, यहाँ से यहाँ चले जाएगी। देखें, इस पूरे फिगर में जो प्रॉब्लम है वो ये है, हाउ वुड यू नो कि लाइट रे यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ जाएगी, या यहाँ से यहाँ आएगी फिर यहाँ जाएगी। तो इसके लिए जो कैलकुलेशन रहेगी, इट इज़ वेरी सिंपल। आपके हाथ में रूलर है और आपके पास पेंसिल भी है। अब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप अपने लिए कोई आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स मार्क कर लें। मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ तक लेंथ मार्क कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ कितनी है, और उतना ही मैं अपने मिरर की बैक साइड पे जा रहा हूँ, यानी कि ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये डिस्टेंसेस सेम है। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस मैं मेजर कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे बैक साइड पे जा रहा हूँ स्ट्रेट। तो अब लेटर एफ यहाँ पे ऐसे बन रहा होगा। नाउ लेटर एफ का इमेज ये ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस ऑब्जर्वर को ये नजर आना चाहिए और ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे। अब आप इसको मल्टीपल रे डायग्राम से भी समझा सकते हैं, सिंगल रे डायग्राम से भी समझा सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 रे डायग्राम बना रहा हूँ। फर्स्ट, यहाँ से लाइट रे ऑब्जर्वर तक जा रही है, क्योंकि अब आप बेटा ये रूलर से कर रहे हैं तो आपकी फिगर बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगी। सेकेंड, यहाँ से लाइट रे ऑब्जर्वर की आई तक जा रही है, तो वो कुछ ऐसा होगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इसमें कोई एरर की पॉसिबिलिटी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रेट यहाँ पे, ये स्ट्रेट यहाँ पे। देन ये दोनों जो रेज हमने बनाई हैं, देखें, ध्यान में रखिएगा, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज। तो इनके इंसिडेंट रेज भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो अब इस प्रोसेस को रिवर्ट बैक कर देते हैं। देखें, ये वाली लाइट रे यहाँ से आ रही थी, ठीक है। तो हम इस वाले पॉइंट को जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे है वहां से कनेक्ट करना चाहेंगे यहाँ पर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहले हमने डिस्टेंसेस मेजर किए थे, ठीक है। फिर हमने डिस्टेंसेस से स्ट्रेट लाइंस जो है वो अपने ऑब्जर्वर तक ड्रॉ की। दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज। अब जो हम काम कर रहे हैं वो काम क्या कहता है, वो काम ये कहता है कि हमने जो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइट रेज जिस जिस पॉइंट से हमने ऑब्टेन की थी उनको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे कनेक्ट कर देंगे, देन वी विल हैव आवर इंसिडेंट रेज। हाउ वुड दिस बी डन? देखिए, लेट्स से दिस पॉइंट was similar to this point and this is the light ray emerging from this point. So हम इसे कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट रूलर से यहाँ तक। अब ये अगेन वही बात है कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर इसलिए कर सकेंगे क्योंकि आपके पास रूलर होगा। तो ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, तो इसे मैं कह देता हूँ लेट से I2 और इसे मैं कह देता हूँ लेट से R2, सो दैट आपको क्लियर होगा कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का ये एक सेट है, ठीक है। सेकेंड सेट कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा कि अगर हम कहते हैं कि ये वाला पॉइंट जो यहाँ जा रहा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंसिडेंट 1 दे रहा है, I1। सो
दिस कंप्लीट्स दी रिफ्लेक्शन फिगर। अच्छा, अब हम इस इमेज के अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो क्या क्या हो। हम सब जानते हैं कि हमें अपेरेंटली ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे नजर आ रहा है, तो हम लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड इज एट इक्वल डिस्टेंस। हमें इनका साइज भी सेम नजर आ रहा है, तो हम यहाँ कमेंट करेंगे कि ऑफ इक्वल साइज। देन ये एफ इस तरह लिखा हुआ था और ये लेटर एफ ऐसे बना हुआ, दैट मीन्स इट इज स्विच्ड साइड्स, ठीक है ना, साइड्स आर चेंज्ड। सो व्हाट वी कैन नाउ इन्फर द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। एंड स्टिल, अच्छा, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम खुद मिरर के सामने खड़े हुए हैं, लेट्स से मी बी द ऑब्जेक्ट, तो ये जो मेरा लेफ्ट है, ये मिरर में जो मेरा इमेज बन रहा होगा वो इक्वल साइड इक्वल हाइट पे होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जितना मेरा मिरर से डिस्टेंस है उतना ही मिरर का मुझसे डिस्टेंस होगा, ठीक है। और देन जो मेरा लेफ्ट है, ठीक है, वो मिरर में जो मैं हूँ यानी कि मेरा जो इमेज है उसका क्या होगा, राइट, ठीक है। तो दिस इज लैटरली इन्वर्टेड। लेकिन हम अभी एक और चीज भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो होगा वर्चुअल एंड अपराइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये अपराइट पहले समझते हैं, वर्चुअल बाद में समझेंगे। देखें अपराइट का बेटा क्या मतलब है। अपराइट का मतलब यहाँ पे ये है कि हम ऑब्जेक्ट को अपसाइड डाउन शिफ्ट होते हुए नहीं देख रहे। ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। सिंस वेव की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो किसी मीडियम से रिफ्लेक्ट कर सकती है, लेकिन जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो अपना फेस चेंज नहीं कर रही है, वो अपना आप समझ लें क्रस्ट टू क्रस्ट जो इंटरेक्शन है वो चेंज नहीं कर रही, वो जैसे आ रही थी वैसे ही रिफ्लेक्ट कर रही है, एग्जैक्टली सेम जा रही है। अगर हम रियल इमेज की बात करते हैं तो ये चीज वहां पे चेंज होगी। कैसे होगी इंशाल्लाह ताला वो हम देखेंगे। सेकेंड इज अपराइट का फिलहाल मतलब क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जैसा था इमेज वैसा ही बन रहा है। ऑब्जेक्ट का इमेज टर्न नहीं है, रिवर्टेड नहीं है, उल्टा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, सीधा है। देन वर्चुअल क्या होगा। अच्छा, अब अगर एक क्वेश्चन किया जाए, ये इमेज मिरर में बना है, ठीक है, बन गया, सब कहते हैं वर्चुअल इमेज होता है जिसे स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता, लेकिन देखिए वर्चुअल का एसेंस समझें। ये इमेज हमें नजर क्यों आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद एक मिरर के आगे खड़े हो, मिरर में आप अपने आप को क्यों देख रहे हो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइट रेस जो आपके इर्द गिर्द कहीं से भी हैं वो आपकी बॉडी को स्ट्राइक कर रही हैं, मिरर को जाके हिट कर रही हैं, फिर मिरर से वापस आपकी आई में जा रही हैं और आई का लेंस आपका इमेज बना रहा है। सी दिस इज इंपॉर्टेंट। लाइट रेस ने कहीं पे भी इमेज मिरर के अंदर नहीं बनाया है, वो मिरर को स्ट्राइक करती हैं, बाउंस करती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपके पास हाथ में एक बॉल है और आप एक वो बॉल के अक्रॉस थ्रो करते हैं और आप उसे कैचअप करते हैं, तो आपने जो इमेज या ऑब्जेक्ट का सिनेरियो ऑब्टेन किया है वो उस वॉल में नहीं है, वो वापस आपके हाथ में है। आपके हाथ में वापस बॉल आई है, वो जाके टक्कर खा के वापस आ रही है, अंदर नहीं जा रही, कहीं पे इमेज नहीं बन रहा। हाँ, अगर कोई सरफेस ऐसी होती जो फॉर एग्जांपल सॉफ्ट है तो बॉल उसे एक इंप्रेशन दे के आती, वो रियल इमेज होता। हम वो यहाँ पे भी देखेंगे काफी तफसील से, लेकिन फिलहाल ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्चुअल इमेज क्या है। तो वर्चुअल इमेज यहाँ पे जो चीज आपको समझा रहा है वो ये है कि लाइट रेज स्ट्राइक तो कर रही है, लेकिन इनसाइड दिस सरफेस यहाँ पे कहीं पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यहाँ पे कहीं पे ये एंटर नहीं हुई है, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गई है। तो जो इमेज आपको नजर आ रहा है वो दरअसल आपकी आई के लेंस ने बनाया है, मिरर ने नहीं बनाया। दैट मीन्स ये फेक इमेज है, ये रियलिटी में नहीं है। तभी हम कहते हैं कि हमारे पास जो इमेज मिरर से बनता है वो स्क्रीन पे नहीं आ सकता। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो फिर स्क्रीन पे कौन से इमेजेस आता था, जो रियल इमेजेस होते हैं। जैसे कभी प्रोजेक्टर की वर्किंग नोट करें, प्रोजेक्टर एक जगह पे लगा हुआ होता है, उसकी स्क्रीन सामने होती है, तो सामने जो भी एक्सप्लेनर ट्रेनर आपके सामने जो भी कुछ प्रेजेंट कर रहा है वो प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है, वो सब कुछ रियल इमेज है उसका, जो उस प्रोजेक्टर के कार्ड में स्टोर था। थ्रू लेंस कॉम्बिनेशंस वो आगे जाके एक इमेज बना रहा है। लेकिन अगर वो वर्चुअल इमेज होता तो हमें कभी भी स्क्रीन पर नजर नहीं आता। और मजेदार बात, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। किस तरह से होता है वो भी अभी हम देखते हैं।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हमने अपने लास्ट वीडियो में और अपने लेक्चर में जो चीज़ पढ़ी है वो है कि इमेज किस तरह से बनेगा एक मिरर के थ्रू। आज हम जो काम करना चाह रहे हैं वो होगा मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर required for image formation, या इसे और बेटर कर लूं मैं तो इमेज व्यूइंग। देखें अब इस चीज को जो हम आज पढ़ना चाह रहे हैं उसे हम कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मिरर, ठीक है, और ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पॉइंट x और ऑब्जेक्ट का पॉइंट y, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जर्वर है या ऑब्जर्वर की जो आई सोर्स है वो यहाँ पे है, मतलब इस पॉइंट पे उसकी आई है। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से कोई थ्रू देख सकता है? तो ये बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, ये हम खुद भी हो सकते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वर है, वो अपने आप को शीशे में देख रहा है, तो x y और उसकी आई, ठीक है। अब इस मिरर का वो कितना कम से कम पोर्शन है जिसमें मैं अपने आप को देख सकता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू स्टडी फ्रॉम मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, मतलब इस मिरर का वो मिनिमम पोर्शन जिसमें मैं अपने आप को क्लियरली देख सकता हूँ। मैं उसे डिस्टिंग्विश करना चाह रहा हूँ, उसे आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ। क्या करूँगा मैं? तो वर्किंग प्रिंसिपल जैसे हमने अभी देखा था बिल्कुल वही है कि हम सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को इक्वल डिस्टेंसेस में मार्क करेंगे। अगेन आपके पास जो टूल्स रिक्वायर्ड होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? एक आपके पास रूलर होना चाहिए और आपके पास एक शार्प पेंसिल होनी चाहिए। मैंने फर्स्ट ये डिस्टेंस मेजर किया, इतना ही हम मिरर के अंदर गए, सेम डिस्टेंसेस, लेट्स से दिस इज x, इसे हम कह लेते हैं x प्राइम, ठीक है। देन ये डिस्टेंस हमने मेजर किया, यहाँ हम गए, इसे हम कह देते हैं y प्राइम। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारा। ये इमेज होना चाहिए जो वीडियो में है हमारे पास ऑब्जेक्ट, जो स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, x प्राइम और y प्राइम, फाइन। अब आई के थ्रू हमें इमेज देखना है, तो कैसे देखेंगे? बड़ा सिंपल है। हमने कहा कि आई के थ्रू रिफ्लेक्टेड रेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे हम, और ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, यहाँ पे डॉटेड। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है आपके पास, इसे हम कह देते हैं R1। तो इसकी इंसिडेंट रे कहाँ होगी? इसकी इंसिडेंट रे ये होगी, इसे कनेक्ट करते हैं यहाँ से, दिस इज I1। दैट मीन्स ये वो पॉइंट है जहाँ से हमें रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, ठीक है। सेकेंड, अब ये y से कैसे हम देखेंगे? तो बड़ा सिंपल है, y से देखने के लिए भी दिस इज I, दिस इज द इमेज। तो फर्स्ट स्ट्रेट कनेक्ट करेंगे। अगेन आपके पास रूलर होना चाहिए ताकि आप बिल्कुल सही जाएं, स्ट्रेट जाएं। मैं थोड़ा सा डेविएट कर सकता हूं, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास रूलर होगा। ये हो गई रे R2, ठीक है, और ये आपके पास हो गया इंसिडेंट रे, हाँ स्ट्रेट वहां तक चाहिए, तो इसको होना चाहिए I2। हमने क्या किया? हमने आई से इमेज रीच आउट किया, फर्स्ट y के लिए, सेकेंड x के लिए, और फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे वहां पे हमने इंसिडेंट रेस कॉरिस्पॉन्डिंग ड्रॉ की। तो इसमें मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कहाँ है? मेरा ख्याल है इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, ये होनी चाहिए, है ना। मतलब मिरर का ये वो पोर्शन है जहां पे हम अपना इमेज पूरे हिस्से में देख रहे हैं, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एक्स्ट्रा है, इसमें हम अपना इमेज नहीं देख रहे, ये सफिशिएंट था इस डिस्टेंस पे देखने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमने रूल सीखे थे उसके तहत समझना। यहाँ तक की बात है हमारे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, ठीक है।
अब हम बात करना चाहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कैसे समझा जाता है? देखें बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होगा बेंडिंग, और लाइट बीइंग अ वेव बेंड करती है। जैसे बिल्कुल हमने पढ़ा था रिपल टैंक बिहेवियर कि वहाँ पे लाइट वेव्स, वाटर वेव्स बेंड कर रही थी, और वहाँ पे जो इशू था या वहाँ पे जो मेन रीज़न था बेंडिंग का, वो क्या था? दैट वाज डेप्थ। जहाँ ज़्यादा डीपर वॉल्यूम ऑफ वाटर था वहाँ पे वेव स्पीड ज़्यादा थी, जहाँ पे कम डीपर था, जहाँ पे बिल्कुल शैलो वाटर था, वहाँ पे हमारे पास वेव स्पीड बहुत कम थी। तो इसी हिसाब से लाइट क्योंकि एक वेव है तो बेसिकली ये भी बेंड करती है, ठीक है। लेकिन ये सिनेरियो समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिलोंग्स टू दैट टाइप ऑफ वेव्स विच आर नॉट बाउंडेड बाय द मीडियम। ये हम क्लियरली समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन पास थ्रू वैक्यूम, दे हैव नथिंग टू डू विद द मीडियम। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये बेंड क्यों हो रही है। देखिए, बेंड ये इसलिए हो रही है कि रिफ्रैक्शन यहाँ समझें। सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, पॉलिश नहीं है, ग्लास है। हमने कहा ये इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे इस सरफेस के एटम्स में एंटर होती है, व्हाट आई वुड से बेटर इज एब्जॉर्ब हो जाती है। लाइट इज एनर्जी, एनर्जी एटम्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जीज रिलीज करते हैं। तो वो जो रिलीज है वो आपको रिफ्रैक्टेड रे के फॉर्म में नजर आती है। यानी कि ये बात क्लियर हो जाएगी यहाँ पे कि कोई भी नहीं कह रहा कि लाइट को इस मीडियम ने कुछ किया है। भाई लाइट इस मीडियम के एटम्स में एब्जॉर्ब हो गई और उन्होंने फिर लाइट रिलीज की है, तो वो डिफरेंट वेवलेंथ की है, तो वो बेंड हो रही है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी भी मीडियम से अफेक्ट नहीं होते, ये समझना बहुत जरूरी। अच्छा, फिर अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनसाइड बेंड होगी, आउटसाइड बेंड होगी? तो इसे समझने के लिए हमें जिस क्वांटिटी को पढ़ना पड़ेगा वो होगा बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? देखें, ऑप्टिकल डेंसिटी वो प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की जो हमें इनेबल करती है ये बात समझने में कि हम लाइट को टुवर्ड्स द नॉर्मल देखेंगे या अवे फ्रॉम द नॉर्मल देखेंगे। जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, दैट मीन्स हायर ऑप्टिकल डेंसिटी लीड्स टू स्लोअर लाइट स्पीड। यानी कि ये हमें समझना पड़ेगा, अगर इस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो फिर क्या होगा? इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। अगर इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी इस मीडियम की कम होती तो इसमें वेव स्पीड क्या होती? ज्यादा होती। फिर हम ये बात कह रहे हैं कि अगर लाइट स्पीड कम है तो इसका एविडेंस क्या होगा? लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, अगर रिवर्स होता है इसका तो हम बड़े आराम से अब ग्रैब कर जाएंगे कॉन्सेप्ट कि अगर इस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती तो लाइट शुड हैव अ हायर स्पीड, और अगर हायर स्पीड होती तो क्या होता? इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दैट मीन्स अगर इस पूरे सरफेस को देखो, सब्सटेंस को देखो, तो यहाँ एयर होगी, कुछ भी नहीं है तो एयर है, ये ग्लास है, तो एयर भी तो ट्रांसपेरेंट होती है, तो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? कम। तभी लाइट स्पीड वहाँ पे क्या है? ज्यादा है, और ये वाला एंगल क्या है? ज्यादा है। ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, तभी वेव स्पीड यहाँ पे क्या है? कम है, तभी यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है वो क्या है? कम है। अच्छा, अब पूरा प्रोसेस लिंक करते हैं। देखें, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमारे पास कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, ठीक है। फॉर्मूला वेव्स के लिए क्या होता है? V इक्वल एफ लैम्डा। दैट मीन्स अगर F कांस्टेंट है तो हम इस रिलेशनशिप को ऐसे स्टडी कर सकते हैं। That means V is directly proportional to wavelength. That means अगर ज्यादा स्पीड है तो ज्यादा वेवलेंथ, अगर कम स्पीड है तो कम वेवलेंथ। That also means कि इस वाले की वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी कंपैरेटिव टू दिस। इसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है, इसकी स्पीड क्या है? कम है। अगेन रीजन क्या है? रीजन वही है बेटा कि इस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा, किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है? नॉर्मली जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा
दिस इज बेसिकली साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर। बहुत सारे बच्चे इस फॉर्मूला से फेमिलियर होते हैं, लेकिन समझना जितना ही आसान है उतना ही इसमें एक रिस्क फैक्टर भी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? देखिए बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है? बेटा ये हमेशा वो एंगल होता है जो लेस ऑप्टिकली डेंस मीडियम में होता है। ये वो एंगल होता है जो हमेशा हायर या मोर ऑप्टिकल डेंस मीडियम में होता है। मतलब आप यहाँ पे एंगल आई से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस मीडियम की, जो कि यहाँ एयर है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। और आप इसे रिफ्रैक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस मीडियम में जहाँ पे ग्लास है, जहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे वेव स्पीड कम है, वहाँ पे बेसिकली इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्योंकि ज़्यादा है, तो जो एंगल बन रहा है वो कम बन रहा है, तो ये रिफ्रैक्शन है। देखें, कंसिडर करें एक रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास है, ठीक है, लाइट रे फॉर एग्जाम्पल एंटर होती है यहाँ से, और ये इमर्ज होती है यूं। तो हमें ये बात खुद से समझ आ रही है, अगर ये गिवन फिगर है तो हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि इस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ओडी क्या है, हाई, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेव स्पीड क्या होगी, कम, नॉट ज़्यादा, कम। ये समझ लिया नंबर 1। तभी हमारे पास यहाँ पे ये एंगल क्या है, कम है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए ज़रा ऊपर। यहाँ पे जो मीडियम है वो है एयर, तो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कम है, लेस है, ठीक है। तो वेव स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो ये नज़र आ रहा है। अब अगर हम नोट करें डायरेक्शन ऑफ एरोस, तो हमने शुरू किया था यहाँ से, हम यहाँ आए, ठीक है। तो इंसिडेंट रे ये होनी चाहिए, जी बिल्कुल होनी चाहिए। रिफ्रैक्टेड रे ये होनी चाहिए, जी बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड को रिवर्स करके समझते हैं। इसे कुछ बुक्स में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं, और वैसे मेरा ज़ाती एतराज़ है कि इतना परेशान करने की जरूरत नहीं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। लॉजिक सेज साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर जब भी तुम निकालोगे, और साइन एंगल आई हमेशा अगर ज़्यादा होगा तभी आंसर तुम्हारे पास सेट आएगा, वरना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारे लिए सर्टेन टाइम्स इनफाइनाइट में भी जा सकता है अगर तुम साइन वगैरह की कोई वैल्यूज़ निकालते हो। तुम्हें इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि एंगल आई हमेशा ज़्यादा होगा, एंगल आर हमेशा कम होगा। यहाँ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड का सिनेरियो ये नहीं है कि पहले कौन आया है, यहाँ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड का सिनेरियो ये ज़रूर है कि ज़्यादा कौन है और कम कौन है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम क्या कह सकते थे कि ये इंसिडेंट है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड है। लेकिन बेटा मैं देखें क्या लिख रहा हूँ, इंसिडेंट, और यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, रिफ्रैक्टेड। क्यों ऐसे लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ बात समझाना कि इंसिडेंट्स हमेशा एंगल ज़्यादा होता है और रिफ्रैक्टेड हमेशा कम होता है। कभी भी एंगल आई एंगल आर से कम नहीं होता, एंगल आई हमेशा एंगल आर से ज़्यादा होता है। अच्छा, कुछ पढ़ाने वाले एक काम ये भी करते हैं कि वो इस फार्मूला को रिवर्स कर देते हैं, तो ठीक है, इट इज़ टोटली ओके, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन फिर 2 फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। मैं हमेशा इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि बच्चा कभी भी नंबर ऑफ फार्मूला से परेशान ना हो, लॉजिक से बात समझे। तो इंसिडेंस रे वो रे होती है जो हमेशा लेस डेंस मीडियम में होगी, मोर प्रिसाइजली लेस ऑप्टिकली डेंस मीडियम में होगी, जहाँ पे वेव स्पीड ज़्यादा होगी, जहाँ पे वेव स्पीड और वेवलेंथ ज़्यादा होंगे, जहाँ पे आपके पास रिफ्रैक्शन नहीं हो रही होगी वो इंसिडेंस होगी। लेकिन जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है, बेंडिंग हो रही है, जहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे वेव स्पीड कम है, जहाँ पे वेवलेंथ कम है, उसको इंसिडेंस कहना मुझे थोड़ा इलॉजिकल लगता है। मैं समझाने के लिए कभी भी फॉर्मूला रिवर्स नहीं करता। कुछ लोग आपको पढ़ाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि साइन एंगल आर अपॉन साइन एंगल आई यूज करें और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मैजिक देखें। देखिए ऐसा नहीं है, लॉजिक समझें। एंगल आई हमेशा इंसिडेंस वो है जो हमेशा लेस डेंस मीडियम में है, जो हमेशा लेस डेंस मीडियम में। एंगल आर रिफ्रैक्शन का मतलब क्या था, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग कहाँ होती है, बेंडिंग कभी भी लेस डेंस मीडियम में नहीं होती, मोर डेंस मीडियम में होती है। तो अगर लाइट रे यूं स्ट्राइक करके यूं आई है तो बेंडिंग यहाँ हुई है, ये इंसिडेंस रहेगा, बेशक कि इसका एरो या इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो यूं है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने जो डिस्कशन अभी किया है उसमें हमने ये बात समझी थी कि स्नेल्स लॉ या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आप जिस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, उसका फॉर्मूला ये यूज़ करना है, दूसरा फार्मूला अगर आपने यूज़ करना है तो फिर वो ये होगा। लेकिन फिर आपको ये फ़र्क जहन में रखना पड़ेगा कि इसमें आपके लिए इंसिडेंस का क्राइटेरिया क्या था। इसमें इंसिडेंस का क्राइटेरिया ये था कि ये लेस डेंस है, ये मोर डेंस है, तो ये आपके लिए इंसिडेंस है, ये आपके लिए रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो फिर इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइट रे लाइट से यूं स्ट्राइक करती है, फिर आप यूं कर रहे हो इसे, तो आप इसे क्या कह रहे हो, इसे आप क्या कह रहे हो, तो आपके लिए ये इंसिडेंस है, ये क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि हम एक की टूल अगर समराइज कर लें और जहन में रखें तो वो ये है कि ज़्यादा वाला एंगल हमेशा ऊपर है और कम वाला एंगल हमेशा नीचे है। ठीक है, ये हो गया स्नेल्स लॉ। दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।